मैं डॉक्टर वर्षा पटेल सहायक प्राध्यापक के रूप में समाज शासकीय महाविद्यालय बिडवाल जिला धार के अंतर्गत पदस्थ हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वह एमएसडब्ल्यू थर्ड सेमेस्टर के स्पेशलाइजेशन पेपर के ग्रुप ए के अंतर्गत लेबर वेलफेयर पेपर के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट यूनिट में टॉपिक प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस पर आज चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उत्पादकता की अवधारणा, इसके कारक एवं इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उत्पादकता की अवधारणा समझने की कोशिश करते हैं। उत्पादकता उत्पादन की दक्षता या कौशल की औसत माप है। उत्पादन प्रक्रिया में आउटपुट और इनपुट के अनुपात को उत्पादकता कह सकते हैं। अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में से जो हमें आउटपुट मिल रहा है और जितना इनपुट हमने उसमें दिया है, उसका जो अनुपात है उसी को हम उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता का विचार सबसे पहले 1766 में प्रकृतिवाद के संस्थापक क्वेस्नी के लेख में सामने आया था। बहुत समय तक इसका अर्थ अस्पष्ट रहा, लेकिन बाद में जो है इसे परिभाषित किया गया। संपूर्ण उत्पादकता वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किए गए साधनों की लागत के मध्य अनुपात का द्योतक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो वस्तुएं और सेवाएं जिनका कि हम उत्पादन कर रहे हैं, वो और उत्पादन के कार्य में जिन साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनकी जो लागत है, इन दोनों के मध्य का जो अनुपात है वह उत्पादकता कहलाता है। आधुनिक औद्योगिक युग में उत्पादकता संबंधी अवधारणा को प्रगति से जोड़कर देखा जाता है। सभी जो विकसित देश हैं वो उत्पादकता बढ़ाकर ही जो उन्नति वो चाहते हैं वह उन्नति वो अपने देश में ला रहे हैं। विकसित और अर्धविकसित देशों में भी आर्थिक प्रगति के लिए उत्पादकता रामबाण औषधि के तुल्य बन गई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अर्धविकसित देशों में साधन सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों में ही अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही उत्पादकता की अवधारणा का सार वहां पर बन जाता है। श्रम की उत्पादकता का अर्थ हम समझेंगे। औद्योगिक उत्पादकता का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ श्रम की उत्पादकता से ही लगाया जाता है। अर्थात एक श्रमिक अपने कार्य द्वारा माल के मूल्य में कितनी वृद्धि करता है, वही उसकी उत्पादकता कहलाती है। एक श्रमिक की जो उत्पादकता है भौतिक रूप में भी हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। यदि एक दिए हुए समय में एक श्रमिक 100 वर्ग फुट का गड्ढा खोदता है और दूसरा 75 वर्ग फुट का गड्ढा खोदता है, तो हम ये कहेंगे कि पहले की जो उत्पादकता है वो दूसरे की उत्पादकता से ज्यादा है। अर्थात एक ही समय में एक व्यक्ति कुशल होने के कारण या उसकी उत्पादकता ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा गहरा गड्ढा खोद रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसकी उत्पादकता कम होने के कारण या कार्यकुशलता कम होने के कारण वह उसी समय में कम गड्ढा खोद पा रहा है। अर्थात पहला वाला जो व्यक्ति है उसकी उत्पादकता दूसरे की तुलना में ज्यादा है। उत्पादकता की अवधारणा के विषय में हम प्रमुख विद्वानों के विचार जानने की कोशिश करेंगे। लिटर ने 1883 में इसको परिभाषित किया। उत्पादकता शब्द उत्पादन करने की क्षमता है। स्मिथ ने 1937 में इसको परिभाषित किया। उत्पादकता का विचार श्रम विभाजन की अवधारणा में सन्निहित है। यहाँ अर्थ यह है कि श्रम विभाजन का अर्थ है कि हम श्रम को अलग अलग कैटेगरीज में जो डिवाइड करते हैं, अर्धकुशल, कुशल, अकुशल। तो अर्धकुशल अकुशल जो श्रमिक हैं उनकी उत्पादकता कम होगी और जो कुशल होगा उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी। इस प्रकार पूर्ण उत्पादकता की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम निम्न सूत्र को प्रयोग में ला सकते हैं, जिसके अंतर्गत है कि समस्त प्रकार का उत्पादन को यदि हम समस्त प्रकार की लागत से विभाजित कर दें तो हमें उत्पादकता प्राप्त हो जाएगी।
अब हम उत्पादकता एवं उत्पादन में अंतर जानने की कोशिश करेंगे। उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों को ही पर्यायवाची समझे जाने की भूल की जाती है। वास्तव में इन दोनों शब्दों में पर्याप्त अंतर है। उत्पादकता साधनों का कुल उत्पत्ति से अनुपात है। समस्त साधनों से प्राप्त होने वाला माल एवं सेवाएं उत्पादन है। इसमें व्यय के पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि साधनों पर अधिक से अधिक व्यय करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादकता में वृद्धि हो। इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि यदि एक कारखाने में 1000 व्यक्ति 500 वस्तुएं बनाते हैं तथा दूसरे कारखाने में समान दशा में 2000 व्यक्ति केवल 800 वस्तुएं बनाते हैं, तो निश्चय ही दूसरे कारखाने का उत्पादन प्रथम कारखाने से अधिक है, लेकिन दूसरे कारखाने की उत्पादकता प्रथम कारखाने से कम है। अब उत्पादकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला कारक है श्रमिकों की निपुणता। व्यापक रूप में श्रम उत्पादकता श्रमिकों की निपुणता पर निर्भर करती है। दीर्घकाल में उत्पादकता का उच्च स्तर निपुण श्रमिकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात श्रमिक जितना निपुण होगा, उसकी उत्पादकता उतनी ज्यादा होगी। दूसरा कारक है पूंजी की मात्रा। उद्योग और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पूंजी अनुपात प्रति श्रमिक उत्पादन की मात्रा निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम प्रति श्रमिक जितनी पूंजी हम उस पर खर्च कर रहे हैं, उस आधार पर ही हम श्रमिक उत्पादकता का स्तर जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। यदि हम श्रमिक के कल्याण के लिए श्रमिक के प्रशिक्षण पर हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो निश्चित ही उस श्रमिक की उत्पादकता का स्तर ऊंचा होगा। अगला कारक है तकनीकी स्तर। श्रम की उत्पादकता तकनीकी स्तर से भी प्रभावित होती है। यदि उत्पादन की आधुनिक तकनीक नहीं अपनाई जाती है, तब प्रति श्रमिक पूंजी की अधिक मात्रा भी श्रम उत्पादकता बढ़ाने में सफल नहीं हो सकती। अगला कारक है प्रबंध कौशल। प्रबंधक की योग्यता का भी श्रम की उत्पादकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कुशल प्रबंधक, जिसका कि श्रमिकों के प्रति मानवीय व्यवहार होता है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, उत्पादन के अन्य साधनों के साथ वह श्रम के उचित समायोजन द्वारा श्रम की उत्पादकता को बढ़ा सकता है। अगला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता और किस्म। श्रमिकों को उत्पादन कार्य के लिए आवश्यक कच्चे माल का पर्याप्त मात्रा में मिलना या न मिलना तथा कच्चे माल की गुणवत्ता भी जो है वो उत्पादकता पर प्रभाव डालती है। अगला कारक है कार्यस्थल का वातावरण। श्रम उत्पादकता सामाजिक वातावरण की अनुकूलता पर भी निर्भर करती है। माइकल जॉन ने कहा है कि उत्पादकता में वृद्धि तभी संभव है जबकि हम श्रमिकों को उचित मजदूरी दें, उनकी कार्यदशाएं उचित हों तथा उत्पादन वृद्धि से प्राप्त लाभों में से श्रमिकों को भी उपयुक्त हिस्सा दिया जाए। अगला कारक है सरकारी नीति। श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाए गए अधिनियम, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की विस्तृत व्यवस्था तथा श्रमिकों के तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं जुटाकर सरकार श्रम उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है। अगला कारक है औद्योगिक अनुसंधान। सरकार को औद्योगिक इकाइयों और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा औद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए और उत्पादन की नई विधियां और तकनीकों से देश में हम औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अगला कारक है गुणवत्ता और चेतना। श्रमिकों और प्रबंधन दोनों को लागत और गुणवत्ता के बारे में सचेत होना चाहिए। यह उत्पादन प्रक्रिया में अनावश्यक अपव्यय को कम करता है। अब हम उत्पादकता के महत्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें उत्पादकता सूचकांकों का प्रयोग। उत्पादकता का माप जो है वो सांख्यिकी विधियों द्वारा किया जाता है और जो उत्पादकता सूचकांक जिस तरीके से परिवर्तित होता जाता है, सरकार की नीतियों में भी उसी तरीके का परिवर्तन देखने को मिलता है।
यदि उत्पादकता सूचकांक में परिवर्तन आ रहा है तो सरकार द्वारा श्रमिकों की जो मजदूरी है, उनकी जो कार्यदशाएं हैं, श्रमिकों के जो भुगतान की रीतियां हैं, मूल्य नीति है, कराधान नीति है, यह सब उसी के अनुसार जो है तय की जाती हैं। आर्थिक विकास की योजना बनाने में सहायक। आर्थिक विकास की योजना बनाने में भी उत्पादकता के वर्तमान स्तर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। उत्पादन में वृद्धि तथा लागत में कमी। भारत में पूंजी की कमी है और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों से पूंजीगत लागत को कम किया जा सकता है। उत्पादन की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि तथा लागत की कमी से रोजगार और उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा मिल सकता है। उत्पादन मात्रा में वृद्धि और लागत में कमी लाने के लिए उत्पादकता बढ़ानी आवश्यक है। अविकसित और विकासशील देशों में उत्पादकता की अवधारणा का बहुत महत्व है, क्योंकि दोनों ही मामलों में संसाधन सीमित हैं, जिनका की उपयोग करके हमें अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए और न्यूनतम प्रयासों और व्यय के साथ अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जा सकती है। उत्पादकता विश्लेषण और माप उन चरणों और स्थितियों को इंगित करता है जहां आउटपुट बढ़ाने के लिए इनपुट के काम में सुधार संभव है। अब उत्पादकता बढ़ाने के हम कुछ उपाय देखेंगे। उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है मानवीय पहलू से संबंधित सुझाव और दूसरा है औद्योगिक पहलू से संबंधित सुझाव। सबसे पहले हम मानवीय पहलू से संबंधित सुझाव पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता होनी चाहिए। यदि हम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता लेते हैं, हर निर्णय में उनकी भागीदारी होती है, तो निश्चित ही श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है। पारस्परिक विश्वास एवं सहयोग का वातावरण जो है वो बनाना चाहिए। यह भी उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। श्रम संघ जो है उनको रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विवेकीकरण और स्वचालन की योजनाएं लागू करने से पहले श्रमिकों की राय ली जानी चाहिए। यदि हम श्रमिकों की राय लेते हैं तो जो विरोधाभास है वो कम होता है और विवेकीकरण की नीतियों को हम आसानी से लागू कर सकते हैं। श्रम और प्रबंध के बीच सूचना का आसान रूप से आदान प्रदान होना चाहिए। जो प्रेरणादायक योजनाएं हैं वो चलाई जानी चाहिए। कच्चा माल सप्लाई के लिए समुचित एवं सामयिक व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। कार्यदशाओं में सुधार किया जाना चाहिए। सुझाव व्यवस्था की शुरुआत की जानी चाहिए। यदि हम श्रमिकों से सुझाव लेते हैं किसी नई व्यवस्था को लागू करने के लिए, तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में हमें उनका पूर्ण सहयोग मिलता है। कार्य के घंटे निर्धारित होने चाहिए। कल्याण व अन्य सुविधाओं का आयोजन श्रमिकों के लिए किया जाना चाहिए। औद्योगिक थकान में कमी की जानी चाहिए। निरस्ता का जो निवारण है वो किया जाना चाहिए। औद्योगिक दुर्घटनाओं में सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। तो ये सारे जो है मानवीय पहलू हैं जिन पर कि हमें ध्यान देकर हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। प्रौद्योगिक पहलू से संबंधित सुझाव यदि हम देखें तो सबसे पहले उत्पादन के लिए समुचित योजना बनानी चाहिए। कारखानों का लेआउट ऐसा होना चाहिए कि उत्पादन क्रियाएं ठीक से संचालित की जा सके। निरीक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। अनुसंधान द्वारा जो दुर्लभ और महंगे सामान है उनके विकल्प जो है वो खोजे जाने चाहिए। इस प्रकार आज के हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने उत्पादकता से संबंधित इसकी अवधारणा समझने की कोशिश की, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर प्रकाश डाला एवं उत्पादकता के महत्व को समझा तथा उत्पादकता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इससे संबंधित क्या क्या सुझाव हो सकते हैं वो हमने देखे।